नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 25 जून 1931, जी हाँ, 25 जून 1931 को विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म हुआ था और आज 25 जून 2022 है। 91 साल हो गए पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह को पैदा हुए और उन्होंने अल्पकाल में लगभग 1 साल तक प्रधानमंत्री रह करके जो कार्य किया वह आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सका है। पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए, पिछड़ी जातियों, वंचित, शोषितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए जिस मंडल आयोग को उन्होंने लागू किया था, उस मंडल आयोग से पिछड़ी जातियों के बच्चों को, छात्रों को, बेरोजगारों को लाभ तो हुआ ही, लेकिन उससे बढ़ कर के कहीं पिछड़ी जातियों में चेतना आई, जागरूकता आई और अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष करने का तौर तरीका सीख लिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात, जिस वीपी सिंह ने पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया, उस समय के पिछड़ी जातियों के बड़े नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया। चाहे वो मुलायम सिंह यादव रहे हों, चाहे वो पी उपेंद्र रहे हों, चाहे रामकृष्ण हेगड़े रहे हों, तमाम नेताओं ने उनका साथ मंडल आयोग को लागू करने में नहीं दिया था। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 31 मार्च 1990 को भारत रत्न के सम्मान से नवाजा था और इसमें भी ऊंची जातियों के लोग, सवर्ण जातियों के लोग उनकी कटु आलोचना की थी और उन्हें उनका साथ नहीं दिया था। लेकिन वीपी सिंह, जो कि जाति से क्षत्रिय थे, राजा थे, इलाहाबाद के रहने वाले, मांड्रा में पैदा हुए थे, राजे रजवाड़ों का उनका कुल था और उच्च कुलीन होते हुए भी उन्होंने जिस तरह से पिछड़ी जातियों के बारे में सोचा, शोषित जातियों के बारे में सोचा और उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के लिए आरक्षण को लागू किया, इससे वीपी सिंह रातों रात खलनायक बन गए और ऊंची जातियों के लोग उनके दुश्मन बन गए, यहां तक कि उनकी जान के दुश्मन बन गए। हमें याद है कि जिस समय मंडल आयोग लागू हुआ था, उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह को टारगेट किया गया था ऊंची जातियों के द्वारा और 8वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप के खिलाफ जिस तरह से प्रोपेगेंडा हुआ और जिस तरह से उनके खिलाफ सवर्ण जातियां तो थी ही, पिछड़ी जातियां भी हो गई थी, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। सवर्ण जातियों की बात तो समझ में आती है, लेकिन पिछड़ी जातियां उनसे क्यों नाराज हो गई। मुलायम सिंह यादव, चंद्रजीत यादव और लालू यादव जैसे तमाम नेताओं ने यह समझा कि वीपी सिंह ने मंडल आयोग को लागू करके पिछड़ों की राजनीति अपने हाथों में केंद्रित कर ली है, इसलिए वे उनका साथ नहीं दे सके, जबकि उन्हें उनके साथ होना चाहिए था। इसी प्रकार जब 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग लागू हुआ तो उनके समर्थन में पिछड़ी जातियों ने, पिछड़ी जात के लोगों ने, मंडल समर्थकों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लगभग 95% सांसदों ने जो नारा दिया था, वो नारा था राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। लेकिन दूसरी तरफ सवर्ण जातियां जो मंडल आयोग की विरोधी थी, जो आरक्षण की विरोधी थी, उन्होंने भी नारा दिया राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। तो इस तरह से राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछड़ी जातियों को उनका अधिकार दे करके और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मानित करके
पिछड़ी जातियों के लिए, दलितों के लिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए जो काम किया है वह काम आज तक किसी न तो दलित नेता ने किया है और न किसी सवर्ण नेता ने किया है। बाबू जगजीवन राम जैसे लोग रह चुके थे इनके पहले भी, जो कि दलित नेता थे और उप प्रधानमंत्री थे। चरण सिंह थे जो पिछड़ी जातियों के नेता थे। चंद्रभान गुप्त थे। बहुत से ऐसे पिछड़ी जातियों और दलितों के नेता थे जिन्होंने मंडल आयोग लागू करने की याद नहीं की और मंडल आयोग पड़ा रहा बहुत दिनों तक इस इंतजार में कि उसे कोई लागू करे। इसी प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोधी सवर्ण तो थे ही, कांग्रेसी भी थे और उन्होंने उनके मृत्यु के 34 साल बाद जाकर के उन्हें सम्मान मिल पाया और वो सम्मान दिया राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो 25 जून 1931 को इलाहाबाद में जन्मे विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। 9 जून 1980 को वे मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हुए थे और लगभग 2 साल 28 जून 1982 को मुख्यमंत्री पद से उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा था। इसी तरह से 29 जनवरी 1983 को केंद्र सरकार में वाणिज्य मंत्री पद पर उनकी नियुक्ति होती है और 31 दिसंबर 1984 को वित्त मंत्री बनाए जाते हैं। बीपी सिंह ने जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया था, उसके लिए उन्होंने विद्याचरण शुक्ल, रामधन, सतपाल मलिक को साथ में लेकर के 2 अक्टूबर 1987 को कांग्रेस को अलविदा बोल दिया था, क्योंकि कांग्रेस न तो दलितों का हित करती थी, न पिछड़ों का हित करती थी और न समाज के शोषित वर्ग के बारे में सोचती थी। वह सिर्फ सवर्णों और ब्राह्मणों की पार्टी बनकर के रह गई थी, क्योंकि उस पार्टी में ब्राह्मणों और सवर्णों का कब्जा था। इस तरह से राष्ट्रीय मोर्चा का गठन होने के बाद राष्ट्रीय मोर्चा में कई घटक दल थे, 7 घटक दल थे, जिसमें जनता दल था, बीजेपी थी, वामपंथी दल थे और कई अन्य दल थे। तो ये राष्ट्रीय मोर्चा जब चुनाव लड़ता है और उसके बाद 1979 में जनता दल को 144 सीटें मिलती हैं, तो बाकी घटक दल जितने भी थे, भारतीय जनता पार्टी, वाम दल और अन्य, इन सब ने विश्वनाथ प्रताप सिंह का समर्थन किया। और जिस समय बैठक चल रही थी प्रधानमंत्री चुनने की, उस समय चंद्रशेखर आए और बीपी सिंह के सामने कहा कि सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि हम भी दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। देवीलाल को बुरा लगा और उन्होंने चंद्रशेखर को एक अलग कमरे में ले गए और समझाया। चंद्रशेखर संतुष्ट नहीं हुए और सभा का बहिष्कार किया और उठ करके चले गए। देवीलाल एक ऐसे नेता थे जो उप प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कर लिए थे, लेकिन अगर वे चाहते तो उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाया जाता। लेकिन देवीलाल ने को जब प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकित किया गया तो उसी समय उन्होंने खड़े होकर के कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, प्रधानमंत्री पद के लिए तो बीपी सिंह सर्वयोग्य है और उन्हीं के नाम पर चुनाव भी लड़ा गया है। उसके बाद मधु दंडवते ने घोषणा कर दी बीपी सिंह के नाम की, और जैसे ही बीपी सिंह के नाम की घोषणा हुई, चंद्रशेखर उठे और सभा से चले गए। उन्होंने सभा का बहिष्कार किया। अब जनता दल का पतन समझ लीजिए कि उसी दिन से शुरू हुआ और उसके बाद दूसरे दिन
जनता दल दो भाग में बढ़ जाता है, जनता दल और समाजवादी जनता दल। समाजवादी जनता दल के नेता चंद्रशेखर होते हैं और इनका साथ देते हैं मुलायम सिंह यादव, जबकि लालू यादव बीपी सिंह के साथ में आ गए। इस तरह से पिछड़ी जातियों के लिए जो भी कुर्बानी दिया, जो भी काम किया विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, उनका साथ पिछड़ों के नेता मुलायम सिंह यादव ने नहीं दिया और वो क्षत्रियों के नेता चंद्रशेखर से जा मिले और उनकी सरकार बनाने में मदद की। अंत में उनकी सरकार बनाने के लिए मदद भी किया था। लगभग 1 साल तक प्रधानमंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। इस 1 साल में पिछड़ों के लिए और दलित समाज से आए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान के लिए संविधान की रचना करने वाले दलितों के मसीहा, बहुजनों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का काम किया और 31 मार्च 1990 को उन्होंने भारत रत्न प्रदान किया। इस तरह से बीपी सिंह के साथ ही बीपी सिंह ने तो नौकरियों में आरक्षण दिया था, लेकिन एक और क्षत्रिय नेता अर्जुन सिंह ने भी बीपी सिंह की तरह ही कुछ काम कर दिखाया था और अर्जुन सिंह ने 3 मार्च 2006 को ओबीसी को उच्च शिक्षा संस्थानों में 27% का कोटा दिया था। तो जो शुरुआत पिछड़ों के लिए, पिछड़ों के हित के लिए बीपी सिंह ने किया था, उसको आगे बढ़ाने का काम अर्जुन सिंह ने किया। लेकिन दूसरे सवर्ण नेता जो कि बीपी सिंह के साथ थे, बीपी सिंह की सरकार में थे, लेकिन सवर्ण थे, इसलिए उन्होंने आरक्षण का विरोध किया और यहां तक कि पी उपेंद्र सूचना और प्रसारण मंत्री थे उस समय के। जिस दिन मंडल आयोग की घोषणा हुई थी, लागू करने की घोषणा हुई थी, उसको भी उन्होंने उस समय के दूरदर्शन में स्थान नहीं दिया था। जितना कवरेज मिलना चाहिए था वो नहीं दिया था। और बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन बीपी सिंह अक्सर गायब रहा करते थे दूरदर्शन के पर्दे से। इस तरह से बीपी सिंह ने 1 साल तक शासन किया और विपरीत परिस्थितियों में शासन किया, सवर्णों और ब्राह्मणों के दबाव में और उनके कुचक्र और षड्यंत्र को झेलते हुए शासन किया। लेकिन उस 1 साल में उन्होंने जो कर दिखाया वैसा किसी ने नहीं किया। और 23 अक्टूबर 1990 को बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि मंडल आयोग लागू होने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकालना शुरू किया और दिल्ली से लेकर के अयोध्या तक जाने का उन्होंने घोषणा किया, पूरे देश का भ्रमण करते हुए। और बिहार में उस समय लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही 23 अक्टूबर 1990 को बीजेपी ने बीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और उसके बाद 7 नवंबर 1990 को विश्वास मत हासिल नहीं कर पाने की वजह से बीपी सिंह सरकार का पतन हो गया और बीपी सिंह प्रधानमंत्री नहीं रहे। अगर वे आरक्षण नहीं लागू किए होते, मंडल आयोग की सिफारिशें नहीं लागू किए होते और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं दिए होते, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें पूरे 5 साल तक समर्थन देती, वाम दल उन्हें 5 साल तक समर्थन देते। वाम दलों ने लेकिन समर्थन वापस नहीं लिया था। अगर बीपी सिंह के खिलाफ कोई था तो सवर्ण थे और कुछ स्वार्थी किस्म के पिछड़ी जातियों के नेता थे, जिसमें प्रमुख थे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव चंद्रशेखर और अन्य ब्राह्मण जातियों के नेताओं से साठगांठ करके बीपी सिंह के खिलाफ षड्यंत्र चला रहे थे और बीपी सिंह को पिछड़ों का नेता नहीं बनने देना चाहते थे। यही वजह थी कि
उन्हें अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आई कि अगर बीपी सिंह नेता बन जाएंगे पिछड़ों के तो हमारी कुर्सी हिलती ही रहेगी और हमारी कुर्सी एक दिन धराशायी भी हो सकती है। इसलिए उन्होंने सवर्णों का साथ दे करके और बीपी सिंह सरकार को गिराने में भी अहम भूमिका अदा किया। तो जिस तरह से बीपी सिंह ने एक राजा होते हुए और एक सवर्ण होते हुए मानवता की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए काम किया, वो हमेशा याद किया जाएगा, आज भी याद किया जाएगा और आगे भी याद किया जाएगा। आज बीपी सिंह की जन्म जयंती पर हम उन्हें सत सत नमन और श्रद्धांजलि देते हैं और उम्मीद करते हैं कि पिछड़ों की राजनीति में उन्होंने जिस तरह से शुरुआत किया था मंडल आयोग पार्ट 1 का, अब टाइम आ गया है कि मंडल आयोग पार्ट 2 की शुरुआत किया जाए और सबसे पहले ओबीसी की जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डाला जाए और ओबीसी को उसका अधिकार दिलाने के लिए एक संघर्ष चलाया जाए, जिस तरह से संघर्ष किसानों ने चलाया था। और 13 महीनों के संघर्ष से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुटनों पर ला दिया था और माफी मांगने के लिए विवश कर दिया था। इस तरह से आंदोलन से ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आंख खुलती है। और अगर बीपी सिंह ने मंडल आयोग पार्ट 1 की शुरुआत कर दिया था और पिछड़ी जातियों में चेतना आ चुकी है, पिछड़ी जातियों के लोग पढ़ लिख करके ऑफिसर और अधिकारी बन चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, तो इन लोगों का कर्तव्य है कि मंडल पार्ट 2 की शुरुआत करें और पिछड़ी जात के नेताओं जो कि स्वार्थी होते हैं, जो कि सवर्णवादी होते हैं, उनका बहिष्कार करें और एक नई पीढ़ी के नेताओं को सामने लाया जाए और नई पीढ़ी के नेताओं को समर्थन दे करके उन्हें अपना नेतृत्व समझा जाए। हम नहीं समझते हैं कि पिछड़ी जातियों के जो कद्दावर नेता इस समय हैं वे पिछड़ी जातियों का हित चाहते हैं, बल्कि अपना स्वार्थ चाहते हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान पिछड़ी जातियों में एकता के सूत्र दिखाई दे रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश ने जिस तरह से गठबंधन किया था, उससे बड़ा गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए और सारी पिछड़ी जातियों के उन नेताओं को छोड़ करके जो स्वार्थी होते हैं, सवर्णवादी होते हैं, पिछड़ी जातियों के होकर के अगड़ी जातियों के लिए काम करते हैं, उन्हें छोड़ करके बाकी सबको गोलबंद करना चाहिए। और अब समय आ गया है कि बीपी सिंह ने जिस अलख को जगाया था, चाहे वो मंडल आयोग का अलख रहा हो, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अलख रहा हो, अगर अंबेडकरवाद को आगे बढ़ाना है और अगर पिछड़ी जातियों के आंदोलन को, पिछड़ी जातियों के हक को दिलाने के लिए आंदोलन करना है, तो उसमें बीपी सिंह ने जो शुरुआत किया था उस शुरुआत को आगे बढ़ाना है और पिछड़ी जातियों, शोषित जातियों, दलित जातियों को उनका वाजिब अधिकार दिलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा होगा, इससे हमें बहुत ताकत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।